एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ RBSc 12th साइंस कंप्लीट सिलेबस ओवरव्यू। और आज मैं पूरे सिलेबस की पहले बात करूँगा, उसके बाद में हम अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे सॉलिड स्टेट स्पेशल फॉर 12th क्लास। ठीक है, देखते हैं। अगर मैं RBSc 12th साइंस की बात करूँ तो इसके अंदर हमारे पास 4 पोर्शन है वैसे, लेकिन मेनली फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये 3 पार्ट हमारे केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर मैं बात करूँ फिजिकल केमिस्ट्री की तो ठोस अवस्था पहला चैप्टर है, जिसकी बोर्ड मार्किंग होती है 3 नंबर की। ठीक है, दूसरा होता है विलयन, जो भी बोर्ड में 3 नंबर का आता है। तीसरा विद्युत रसायन, जो बोर्ड में 4 नंबर का है। ठीक है, चौथा है अपना रासायनिक बल गतिकी, जो बोर्ड में अपना 4 नंबर की मार्किंग रखता है। फिर है पृष्ठ रसायन, बोर्ड में 4 नंबर का। ठीक है, ये 5 चैप्टर जो ऐसे हैं वो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आते हैं। फिर बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हमें तत्वों के धातु निष्कर्षण का सिद्धांत एवं प्रक्रम 2 नंबर का पार्ट है, जिसमें हम कई विधियां पढ़ेंगे जिससे धातुओं को शुद्ध कैसी अवस्था में प्राप्त करते हैं। फिर 7वां बात करते हैं पी ब्लॉक के तत्व, जिसके अंदर हम 4 नंबर का मैटर पढ़ेंगे। डी और एफ ब्लॉक के तत्व, इसमें 3 नंबर की बोर्ड मार्किंग होती है। और फिर ये नया चैप्टर है 12th क्लास के लिए, उप सहसंयोजक यौगिक, जो कि 3 नंबर की बोर्ड मार्किंग का होता है। फिर बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हैलोजन व्युत्पन्न, जिसमें हेलो एल्केन और हेलो एरीन, वो 4 नंबर का चैप्टर है, वो हम पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह ऐसा कुछ लिखा हुआ है बुक में, लेकिन मैंने चैप्टर के ही नाम लिख दिए, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। इन 3 क्रियात्मक समूह को पढ़ेंगे, बोर्ड में 4 नंबर की मार्किंग रखता है। फिर है एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, 3 नंबर का चैप्टर है। फिर नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, मतलब वे कार्बनिक यौगिक जिनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट हो, कौन कौन से हैं इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। पहला एमीन, दूसरा डाईएजोनियम लवण, तीसरा साइनाइड एवं आइसोसाइनाइड, चौथा है यूरिया और 5वां है नाइट्रो यौगिक। ये 5 जो है सब टॉपिक हम इसके अंदर पढ़ेंगे। बोर्ड में इसकी मार्किंग भी 3 नंबर की है। चैप्टर देखने में बड़ा है, लेकिन इसकी मार्किंग 3 नंबर की है। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूं चैप्टर नंबर 14, वो है जैव अणु। इसमें हम अपने जो भी बॉडी के अंदर जैव अणु पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये जितने भी हैं, इनके बारे में संरचना का अध्ययन करेंगे। फिर है 15वां चैप्टर अपना बहुलक। ठीक है, फिर 16वां है त्रिविम रसायन, ये भी 12th क्लास के लिए स्पेशल है क्योंकि नया टॉपिक है। फिर आप 17वां टॉपिक पढ़ोगे दैनिक जीवन में रसायन, जिसके अंदर हम कुछ मेडिसिन के बारे में और जितने भी मतलब दैनिक जीवन में और कुछ रसायन होते हैं जो हम चैप्टर में नहीं पढ़ पा रहे होंगे, वो सारे हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। ये अपना पूरा बोर्ड का सिलेबस रहेगा कक्षा 12th का। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि ये जो 12th की फिजिकल केमिस्ट्री है, इसकी टोटलिंग कितनी हो रही है, तो आप खुद देखो 6, 10, 14 कितनी हो रही है, 18 मार्क्स की फिजिकल केमिस्ट्री आती है। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो देखो 6, 3, 9 एंड 12 की आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ऑर्गेनिक की बात करें तो ऑर्गेनिक आपकी 4, 4, 8 एंड 6 लगभग आपकी है 14 मार्क्स की। ये आपकी इनऑर्गेनिक, फिजिकल एंड ऑर्गेनिक है। ये जनरल साइंस के आपके जो चैप्टर हैं, इनके अंदर आपकी टोटल हो रही है 12। और अगर टोटल की बात करूँ मैं तो 18, 12, 14, 12 टोटल आपकी हो रही है 56। यानी कि बोर्ड में आपका पेपर 56 मार्क्स का होगा। तो बाकी क्या है, बाकी अगर मैं बात करूं तो 100 आउट ऑफ 56 तो आपके हो गए बोर्ड की सिलेबस, बोर्ड सिलेबस हो गया। ठीक है, बाकी बचे 44। इन 44 में से 30 आपके जो है वो है प्रैक्टिकल के मार्क्स, प्रैक्टिकल मार्क्स होते हैं। ठीक है, एंड 14 जो होते हैं ये आपके स्कूल से जो सत्रांक बेचे जाते हैं, ये वो होते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिकल और सत्रांक मिला के 14 एंड पूरे बोर्ड का सिलेबस का मार्क होता है 56। ये आपको पता होना चाहिए। ये अपना सब्जेक्ट का पूरा ओवरव्यू है जो आपको पता होना चाहिए। अब हम यहाँ से हम अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे सॉलिड स्टेट, जो कि 3 नंबर का होता है। अब तुरंत स्टार्ट करते हैं, एक बार आप देख लो। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है ठोस अवस्था। एक बार हम इस पूरे चैप्टर का ओवरव्यू देख लेते हैं कि हमें इसके अंदर पढ़ना क्या क्या है, क्या क्या इसके टॉपिक है, कितना ये लेंदी है। ठीक है,
इसके अंदर कितना टाइम लग जाएगा और हमें इससे संबंधित क्या क्या आगे पढ़ना है, इसके एक बार एक पूरी नॉलेज हो जानी चाहिए। ठीक है, तो देखिए ठोस अवस्था चैप्टर नंबर अपना 1 है। बोर्ड में इसकी मार्किंग मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कितनी है, 3 नंबर की है। ठीक है, इसके अंदर हम पढ़ेंगे क्या क्या। चैप्टर ओवरव्यू, सबसे पहला अपना टॉपिक रहेगा ठोस। ठोस की परिभाषा क्या होती है और ठोसों के क्या क्या गुण होते हैं। इसके अंदर हम थोड़ी सी बात गैस और द्रव की भी कर लेंगे, हालांकि ये बात छोटी क्लास हो गई है, लेकिन फिर भी हम ठोसों को गैस और द्रव से कंपेयर कर लेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस। ठोस के 2 टाइप होते हैं उनके संरचना के आधार पर, एक होता है क्रिस्टलीय और एक होता है अक्रिस्टलीय। दोनों क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में अंतर हम पढ़ेंगे। तीसरा अपना होगा विभिन्न बंधों के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण, कि भाई ठोस बहुत सारे होते हैं, सबके अंदर अलग अलग प्रकार के बंध होते हैं, तभी तो कोई ठोस मजबूत होता है, कोई वीक होता है, कमज़ोर होता है, कोई आसानी से टूट जाता है, कोई लचीला होता है, कोई कठोर होता है। तो सबके गुण अलग अलग है। इसका मतलब उसके अंदर जो अवयवी कण पाए जाते हैं, सभी अवयवी कणों के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि उनके बीच में जो बंध बनते हैं उनमें ही कोई ना कोई डिफरेंस होता है। किसी में मजबूत बंध है तो किसी में वीक बॉन्ड होते हैं, कमज़ोर बॉन्ड होते हैं। उसी आधार पर 4 होते हैं, आणविक ठोस, धात्विक ठोस, आयनिक ठोस और सहसंयोजक या फिर नेटवर्क ठोस। डिटेल से हम पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन करेंगे, पहले हम ओवरव्यू देख लेते हैं एक बार। चौथा टॉपिक रहेगा अपना क्रिस्टल जालक और एकक कोष्ठिका। क्रिस्टल जालक का मतलब होता है संपूर्ण ठोस की संरचना और एकक कोष्ठिका का मतलब होता है वो ठोस जो संपूर्ण रूप से बना है उसकी एक ऐसी इकाई जिसकी बार बार रिपीटेशन से वो बना होगा। जैसे मैं बात करूँ, पूरा अपना घर है, इतना बड़ा घर है, तो इसको मैं एक ठोस मान लेता हूँ और इसकी एकक कोष्ठिका क्या होगी, एक ईंट, क्योंकि उस ईंट को बार बार आपने एक के ऊपर एक रख कर ही तो पूरा घर बनाया है। यानी कि वो ईंट क्या हो गई, एकक कोष्ठिका, और घर क्या हो गया, संपूर्ण क्रिस्टल। उसी आधार पर संपूर्ण क्रिस्टल पढ़ेंगे और वो किस एकक कोष्ठिका से बनता है वो हम पढ़ेंगे। इसमें हम क्रिस्टल जालक की परिभाषा, क्रिस्टल तंत्रों के प्रकार, 7 प्रकार के क्रिस्टल समुदाय पढ़ेंगे और ब्रेवे जालक क्या होता है ये हम डिटेल से पढ़ेंगे। फिर अगला टॉपिक होगा अपना एकक कोष्ठिका, यानी कि जिससे वो बना है क्रिस्टल जालक, वो पढ़ेंगे और वो किस किस पर डिपेंड करता है, उसके पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं वो पढ़ेंगे। छठा टॉपिक होगा अपना एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या ज्ञात करना, ये भी हम ध्यान से पढ़ेंगे। अगला टॉपिक है ठोसों में संकुलन, यानी कि उसमें पैकिंग किस प्रकार से होती है, जिसको कहते हैं निबिड़ संकुलन। यानी कि निबिड़ संकुलन में हम पढ़ेंगे अंतराकाशीय रिक्तियाँ क्या होती है, एक विमीय निबिड़ संकुलन, द्विविमीय निबिड़ संकुलन, त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। ये 3 प्रकार की हम ठोसों की पैकिंग पढ़ेंगे। अगला टॉपिक रहेगा अपना एकक कोष्ठिका का घनत्व निकालना, जिसका घनत्व ज़्यादा वो उतना ही क्या होगा, भारी, और उतना ही ज़्यादा वो मजबूत होगा। फिर बात करते हैं ठोसों में अपूर्णताएं। कुछ ठोसों के अंदर अपूर्णताएं हो जाती है, उनमें अशुद्धियाँ मिलाकर उनको उत्तम क्वालिटी का बनाया जाता है, या उनमें अशुद्धियाँ आ जाने से उसकी क्वालिटी लो हो जाती है। वो सारी अशुद्धि दोष हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठोसों के अंदर विद्युतीय गुण क्या क्या होते हैं, कौन से ठोस चालक होंगे, कौन से कुचालक होंगे, कौन से अर्धचालक होंगे, ये सारे हम विद्युतीय गुण इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अर्धचालकों में विद्युत चालकता, 2 प्रकार के अर्धचालक पढ़ेंगे, नेज और अशुद्ध अर्धचालक। दोनों अर्धचालकों के अंदर हम विद्युत चालकता की बात करेंगे। अगला टॉपिक है अपना ठोसों के अंदर चुंबकीय गुण, कौन सा चुंबकीय गुण दर्शाएगा, कौन सा नहीं दर्शाएगा, ये सारे हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और लास्ट इम्पोर्टेंट, पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद हमें सारे चैप्टर के क्वेश्चन भी तो आने चाहिए, इसलिए मैंने लास्ट टॉपिक रखा है कि मैं पिछले 5 साल के बोर्ड के जितने भी इस चैप्टर से रिलेटेड बोर्ड में क्वेश्चन आए हैं उनको बोर्ड पे सॉल्व करवाऊंगा। और यकीन मानिए इतना पढ़ने के बाद वो आप खुद कर पाओगे। मैं बोर्ड पे सिर्फ क्वेश्चन लिखूंगा, आप खुद उसका आंसर कर पाओगे। ठीक है, तो हम लास्ट में ये पढ़ेंगे। तो ये अपना पूरे चैप्टर का ओवरव्यू रहेगा। और आज हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर का पहला टॉपिक, ठोस, उसकी परिभाषा एवं उसके गुण। अब हम बात करते हैं अपने पहले टॉपिक की ओर, ठोसों की परिभाषा और उनके गुण क्या होते हैं। पहले आप बताओ ठोसों की परिभाषा आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकती है। बचपन में छोटी क्लासों में जैसे 9th क्लास 10th क्लास, इनमें आप क्या पढ़ते थे कि ठोस क्या होते हैं, वो होते हैं ठोस जो आकार, जिनका आकार और आयतन दोनों क्या होता है, फिक्स होता है, निश्चित होता है। और द्रव की अगर बात करें तो क्या कहते हैं कि द्रव जो होता है उनका आकार कोई फिक्स नहीं होता,
लेकिन उनका आयतन फिक्स होता है। जैसे मैं पानी की अगर बात करूँ तो पानी का कोई आकार नहीं होता, उसको जग में डालोगे जग जैसा हो जाएगा, गिलास में डालोगे गिलास का आकार ग्रहण कर लेगा, ठीक है ना। किसी भी आकृति को में वो डाल सकता है, लेकिन उसका आयतन जरूर निश्चित होता है। 200 ml, 300 ml, 1 लीटर, 2 लीटर, ये सारा क्या है, जल का आयतन। गैस की अगर बात करूँ तो गैस का ना तो आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन निश्चित होता है। हाँ, अब आप ये कहोगे कि सर घर पे जो गैस का सिलेंडर आता है उसका तो आयतन निश्चित होता है, उस पर लिखा होता है 14.3 किलोग्राम, 14.3 लीटर, ये उसका आयतन ही तो है। लेकिन हाँ, वो गैस ज़रूर थी, लेकिन उस गैस को पहले लिक्विड में बदला गया, ठीक है ना, तभी तो उसका नाम संपीड़ित प्राकृतिक गैस। संपीड़ित का मतलब क्या हुआ कि गैस के अणुओं को जब प्रेशर के द्वारा अणुओं को पास में लाया जाता है तो वो द्रव में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब वो द्रव में बदल गए तब उसको उस टैंकर में क्या हुआ, इकट्ठा कर दिया गया। एकदम प्रेशर के साथ में उस गैस की टंकी में गैस को भरा जाता है, जिससे वो द्रव में बदल जाती है। अब हम उसका आयतन निकाल सकते हैं, जो कि 14.3 जो भी ग्राम लीटर होता है, ठीक है। तो गैस का कोई आकार व आयतन निश्चित नहीं होता, लेकिन उसको द्रव में बदलकर उसके आयतन की गणना की जा सकती है। तो ये कुछ बातें थी। अब मैं ठोसों की अगर बात करूँ तो ठोसों के गुण हम गैस और द्रव से ही कंपेयर कर लेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ ठोस की परिभाषा क्या होगी, तो ठोस की परिभाषा क्या होती है कि ठोस वो होते हैं जिनके अवयवी कण, चाहे वो आयन हो, अणु हो, चाहे परमाणु हो, उनके अवयवी कणों के मध्य जो अंतराण्विक बल होते हैं वो मजबूत होने चाहिए। ठोस क्या होते हैं, जिनके अवयवी कणों, अणु, आयन या परमाणु के बीच में अंतराण्विक बल क्या होते हैं, मजबूत होते हैं। वो क्या कहलाती है, ठोस अवस्था। और ठोसों के कुछ गुण पढ़ेंगे, जो कि क्या होगा। सबसे पहले अगर परिभाषा की बात करें तो ठोस क्या होते हैं, वे द्रव्य पदार्थ या फिर वे द्रव्य जिनके अवयवी कणों जैसे आयन, परमाणु या फिर अणु, अवयवी कणों के मध्य प्रबल अंतराण्विक बल पाए जाते हैं। प्रबल अंतराण्विक बल पाए जाते हैं, क्या कहलाएंगे, ठोस अवस्था कहलाती है, या फिर कह दूं मैं ठोस कहलाते हैं। ठोस कहलाते हैं, ये क्या कहलाते हैं, ठोस। तो यानी कि अणुओं के बीच में प्रबल अंतराण्विक बल होने चाहिए। अंतराण्विक का मतलब दो अणुओं के या दो परमाणुओं या फिर दो आयनों के मध्य जो बल पाया जाता है, आकर्षण बल पाया जाता है, वो क्या कहलाता है, अंतराण्विक आकर्षण बल, वो ठोस कहलाएंगे। ठोसों की अगर गुण की बात करूँ तो उसके अंदर फिक्स गुण होते हैं। अब आप बताओ, आकार और आकृति, क्या ठोसों के अंदर आकार और आकृति दोनों पाए जाते हैं, तो बिल्कुल हाँ, ठोस में आकार भी होता है और उसकी आकृति भी होती है, यानी कि दोनों निश्चित होते हैं। कोई भी ठोस होगा उसकी फिक्स आकृति होगी। तो मैं बात करूंगा ठोसों में आकार और आयतन दोनों क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। बात करूं आयतन की, तो आयतन भी ठोसों का क्या होता है, निश्चित। अगर आप मान लो बाजार गए, चीनी लेने गए, चीनी ठोस होती है, चीनी का आयतन भी फिक्स होता है, ठीक है। तो आप बोल सकते हो सर 1 किलो चीनी दो, 2 किलो चीनी दो, 3 किलो चीनी दो। चीनी की आकृति भी तो फिक्स ही होती है, तो चीनी भी एक फिक्स आकृति की स्क्वायर आकृति में काटी हुई होती है, ये गोल गोल दाने काटे होते हैं, ठीक है। तो आयतन की अगर मैं बात करूँ तो आयतन भी क्या होता है, इनका निश्चित होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ द्रव्यमान की, तो ठोसों का द्रव्यमान भी क्या होता है, निश्चित होता है, ठीक है। अंतराण्विक बल की बात करूँ तो कैसे अंतराण्विक बल होते हैं, प्रबल अंतराण्विक बल पाए जाते हैं। ठोसों में प्रबल अंतराण्विक बल पाए जाते हैं। बात करूं कणों की स्थिति की, तो देखो ठोसों में जो कण होते हैं वो इतने पास में होते हैं कि वो कभी भी कम जो है गतिशील नहीं हो पाते हैं, यानी कि इतने पास में होते हैं कि उनमें एक तो प्रबल अंतराण्विक बल पाया जाता है, अपनी जगह पे निश्चित फिक्स होते हैं, लेकिन वो अपनी जगह पे कंपन जरूर कर सकते हैं। इसलिए अगर मैं बात करूं इनके कणों की स्थिति की, तो उनके कणों की स्थिति क्या होती है, निश्चित किंतु निश्चित होती है, किंतु अपने स्थान पर क्या कर सकते हैं, कंपन या फिर मैं कह दूं दोलन कर सकते हैं, दोलन
कर सकते हैं। ये ठोसों में स्पेशल गुण होता है। बात करूं घनत्व की, जब अणु पास पास में स्थित होते हैं तो बहुत सारे अणु इकट्ठा हो सकते हैं, और जब अणु ज़्यादा होंगे तो उसका द्रव्यमान भी क्या होगा, ज़्यादा। और घनत्व क्या होता है, घनत्व जो होता है वो किस किस पर डिपेंड करता है, घनत्व होता है द्रव्यमान बटा आयतन। यानी कि अगर किसी पदार्थ का द्रव्यमान बढ़ता जाएगा तो घनत्व भी बढ़ता जाएगा। और कम स्थान में अगर ज़्यादा अणु आ रहे हैं, इसका मतलब बहुत सारे अणु एक साथ इकट्ठा हो गए और बहुत सारों का क्या होगा, द्रव्यमान भी ज़्यादा होगा, तो उसका घनत्व भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो घनत्व ठोसों का क्या होता है, ज़्यादा होता है। और ज़्यादा किससे होता है, गैस व द्रव की अपेक्षा। ठीक है। फिर बात करूं विसरण गुण। विसरण गुण एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है। विसरण का मतलब होता है फैलना। अगर आपके पास में गैस, द्रव और ठोस तीनों क्वालिटी के आपके पास प्रोडक्ट पड़े, अब अगर मैं देखना चाहता हूँ तीनों में विसरण का गुण किस में ज़्यादा है, तो क्या होगा, जैसे आप उनको खुला छोड़ोगे तो क्या होगा कि ठोस होता है वो अपने स्थान पे रहता है, द्रव थोड़ा बहने लगता है, और गैस तो पूरे वातावरण में क्या होती है, फैल जाती है। इसका मतलब फैलने का गुण किस में ज़्यादा है, गैस में, क्योंकि गैस के अणु दूर दूर होते हैं और दूर दूर ही रहना चाहते हैं, तो वो वायुमंडल में फैल जाते हैं। द्रवों के अंदर कुछ आकर्षण बल होते हैं जिसकी वजह से वो द्रव अवस्था में है, लेकिन वो गति जरूर कर सकते हैं क्योंकि उनका आयतन निश्चित नहीं होता है, तो वो घेर सकती है कितना भी आयतन। फिर बात करते हैं ठोसों की। ठोसों का आयतन निश्चित होता है और उनके अणुओं के बीच में प्रबल अंतराण्विक बल भी होते हैं जिससे वो ना तो गति कर पाते हैं, अपने स्थान पे जरूर हो सकते हैं। हाँ, उनमें विसरण गुण होता है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि गैसों और द्रवों के बजाय ठोसों में विसरण गुण कम होता है। वो फैलते तो हैं लेकिन कम फैलते हैं। तो विसरण गुण की अगर मैं बात करूँ तो इनमें विसरण गुण कम होता है किसकी अपेक्षा, गैस व द्रव की अपेक्षा। एक और गुण की बात कर लेते हैं जो है आपका संपीड्यता। संपीड्यता का मतलब क्या होता है, संपीड्यता का मतलब होता है अगर किसी चीज़ को आप ऐसे प्रेशर लगा के दबाओगे और वो दब जाए तो उसमें संपीड्यता पाई जाती है। तो अगर मैं ठोस, द्रव और गैस की बात करूं तो उनमें संपीड्यता किस में ज़्यादा होती है। गैस के अणुओं को दबाओगे वो वैसे ही दूर है, आराम से पास में आ जाएंगे, संपीड्यता बहुत ज़्यादा होती है। अगर मैं बात करूं द्रवों की तो द्रवों के अणुओं को आप दबाओगे तो उसमें भी वो भी पास में आएंगे। लेकिन अगर ये मार्कर ये ठोस है, इसको मैं कितना भी दबा लूँ तो क्या ये अपना आयतन छोटा कर पाएगा, नहीं। इसका मतलब इसमें संपीड्यता कम है। ठीक है। तो संपीड्यता क्या होती है इनमें, न के बराबर, न के बराबर होती, यानी कि क्या हो, कम हो, किसकी बजाय, गैस और द्रव की बजाय। तो ये कुछ गुण होते हैं ठोसों के। ठोस की परिभाषा क्या होती है कि वे द्रव्य जिनके अवयवी कणों के मध्य प्रबल अंतराण्विक बल पाए जाते हैं ठोस कहलाते हैं। ठोसों के आपने कुछ गुण देखे, आकार व आयतन निश्चित होते हैं, आयतन निश्चित, आकृति निश्चित, द्रव्यमान भी उसका निश्चित, अंतराण्विक बल, प्रबल अंतराण्विक बल पाए जाते हैं अणुओं के मध्य। और कणों की स्थिति की बात करूँ तो निश्चित होती है किंतु अपने स्थान पर वो कंपन कर सकते हैं। घनत्व गैस और द्रव की अपेक्षा ठोसों का घनत्व ज़्यादा होता है। विसरण की बात करें तो विसरण इनका कम होता है गैस और द्रव की अपेक्षा, और संपीड्यता न के बराबर होती है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए। तो कल हम अपने अगले लेक्चर में बात करेंगे क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, उनमें क्या क्या अंतर होते हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, और आंतराण्विक बलों के आधार पर ठोसों में कितने प्रकार होते हैं, आणविक ठोस, आयनिक ठोस, सहसंयोजक ठोस और नेटवर्क ठोस और धात्विक ठोस। ये जितने भी ठोस हैं इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसी के साथ आप सभी को मेरा धन्यवाद।